एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आर के अकेडमी पर। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक करेंगे, जिसमें हम गुप्त साम्राज्य को करने वाले हैं। गुप्त साम्राज्य को हम दो पार्ट में लेकर आएंगे। आज का जो पार्ट है उसमें हम गुप्त साम्राज्य का परिचय, उसके जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो हम गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड लेकर आएंगे उसमें गुप्त साम्राज्य को क्यों स्वर्ण युग कहा गया, क्या क्या वहाँ की विशेषताएं थी गुप्त साम्राज्य की, वो हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में जो गुप्त साम्राज्य हम कर रहे हैं उसके बारे में पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे के फैक्ट्स करेंगे। जो हम एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास को लेकर चले गए हैं, उसमें हमने जो प्राचीन इतिहास में किया, हमने देखा पिछली वीडियोस में जो हमने मौर्य काल को पढ़ा था। तो भारत का अगर देखा जाए तो पहला अगर विस्तृत साम्राज्य किसी के द्वारा स्थापित किया गया या भारत का जो एकीकरण किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? मौर्य साम्राज्य के द्वारा किया गया था। मौर्य काल में ये काम हुआ था। मौर्य साम्राज्य के दौरान लगभग पूरे भारत पर मौर्यों का राज था, और भारत से बाहर भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाली जो जगह हैं उन पर भी मौर्यों का राज था। तो इस तरीके से लगभग पूरे भारत पर मौर्य काल के समय पूरे भारत पर उनके द्वारा राज किया गया। लेकिन जैसे ही मौर्यों का पतन होता है उसके बाद कुछ छोटे छोटे जो साम्राज्य थे, वंश थे, उन्होंने छोटे छोटे अपने अपने क्षेत्रों पर अधिकार करके कुछ टाइम तक शासन किया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मौर्यों के बाद अगर किसी ने अखंड भारत का सौपन पूरा किया या भारत का एकीकरण का काम किया, वो गुप्त साम्राज्य के दौरान होता है, गुप्त काल के दौरान ही काम होता है। उससे पहले कुषाण और एक सातवाहन वंश था, उन्होंने लगभग फिर भी भारत में कुछ शांति कायम की, कुछ स्थिरता लेकर आए ये। लेकिन गुप्त साम्राज्य के दौरान भारत में काफी विकास होता है, और अगर देखा जाए उसको प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग बोला जाता है, गुप्त साम्राज्य को, गुप्त काल को। तो आइए पढ़ते हैं हम गुप्त साम्राज्य के बारे में कि क्या क्या गुप्त साम्राज्य की कौन कौन से इसके प्रमुख शासक थे और क्या चीजें इससे रिलेटेड थे। जो गुप्त साम्राज्य था वो 4th AD से लेकर यानी कि 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक लगभग माना जाता है। 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड था वो गुप्त साम्राज्य का माना जाता है। अब कई बार हम ईस्वी में भी कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो 4th AD का मतलब 4वीं शताब्दी का मतलब है अगर 300 से लेकर 400 के बीच की जो हम बात करें ना, वो हमारी कौन सी शताब्दी में आएगा? 4th शताब्दी में आएगा, यानी कि 4वीं ईस्वी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ 300 यानी कि 300 के आसपास से लेकर लगभग 550 तक क्या है गुप्त साम्राज्य रहता है। 319 से लेकर 550 ईस्वी तक लगभग क्या है गुप्त साम्राज्य रहता है। और हम शताब्दियों में बात करेंगे तो 4th AD से लेकर 6th AD पर तक गुप्त साम्राज्य का शासन रहता है भारत पर। अब हमने इसका परिचय किया कि किस तरीके से मौर्यों के बाद गुप्त साम्राज्य आता है, जिसने पूरे अखंड भारत का एक सौपन पूरा किया था। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कुषाणों के राज दरबारी थे। जो हमने पिछली वीडियो की थी मौर्योत्तर युग में, उसमें हमने कुषाणों के बारे में जिक्र किया था। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क। तो कुषाणों के समय पे ये गुप्त जो थे ये राज दरबारी का काम करते थे। कुषाणों के समय में वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, ये वैष्णव धर्म को मानते थे, यानी कि हिंदू धर्म की जो शाखा है वैष्णव धर्म, उसको मानने वाले ये शासक थे। इन्होंने सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के चलाए थे। मैंने सोने के सिक्के के बारे में आपको बताया था, 3 क्वेश्चन हमेशा याद रखेंगे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए? हिंद यूनानी शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। और शुद्ध मात्रा में आपसे पूछा जाए कि शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो कुषाणों ने जारी किए थे। और सबसे ज्यादा मात्रा में अगर पूछा जाए तो किन्होंने किए थे? गुप्त काल में हुए थे। सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्कों को चलाया गया था। ज्यादा मात्रा में देखो लगभग 2 शताब्दियों तक क्या है इन्होंने राज किया था भारत पर। तो ऑफकोर्स ज्यादा टाइम राज करेंगे तो ज्यादा मात्रा में ही सोने के सिक्के इनके द्वारा चलाए गए। तो ये 3 क्वेश्चन हमें ध्यान रखेंगे। कुषाणों के ये राज दरबारी थे, सबसे ज्यादा मात्रा में इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, और वैष्णव धर्म को मानने वाले ये शासक होते थे। फिर आगे चलते हैं हम इनके प्रमुख शासकों के बारे में। इस टाइम पर कौन कौन से प्रमुख शासक हुए थे? तो जो सबसे पहला शासक था श्रीगुप्त, उसको संस्थापक माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का क्या माना जाता है? संस्थापक। किसको? श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है।
श्रीगुप्त के बाद आता है घटोत्कच गुप्त, जो कि श्रीगुप्त का पुत्र था घटोत्कच गुप्त। इसने क्या किया था, महाराज की उपाधि धारण की थी। सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, घटोत्कच से इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। ये दो ऐसे राजा है गुप्त साम्राज्य में, श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त, जिसके बारे में इतिहास में कोई ज्यादा विवरण नहीं मिलता है। इसलिए गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना गया है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है, और यहीं से क्या है, गुप्त साम्राज्य की शुरुआत मानी गई है। अगर संस्थापक पूछा जाए तो आप श्रीगुप्त लिखेंगे, और वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या था, वास्तविक संस्थापक भी था। साथ में ही अगर पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य का पहला ज्ञात शासक कौन था, तो आप क्या लिखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम। ज्ञात मतलब जिसके बारे में लिखित प्रमाण मिले हैं, वो कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। अब चंद्रगुप्त प्रथम का राज कब से कब तक रहता है, 319 से लेकर 335 ईस्वी तक इसने शासन किया था। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। 319 से लेकर 335 तक। इसीलिए 319 से ही क्या माना जाता है, गुप्त साम्राज्य का आरंभ माना जाता है। 319 या 320 कहीं लिखा हो सकता है, तो यहाँ से ही हम गुप्त साम्राज्य का आरंभ मानते हैं, क्योंकि पहला ज्ञात शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। ये वास्तविक संस्थापक था गुप्त साम्राज्य का। इसने क्या किया था, महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि इसके द्वारा धारण की गई थी, महाराज धीराज की उपाधि इसके द्वारा धारण की गई थी। एक और इसने क्या किया, गुप्त संवत चलाया था 319 ईस्वी में। अपने राज्यारोहण के यानी कि शासन करने के, राजा बनने की खुशी में इसने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया था, जिसका नाम इसने क्या रखा था, गुप्त संवत रखा था। हमने देखा पिछली वीडियोस में कनिष्क ने भी एक संवत चलाया था 78 ईस्वी में, ऐसे ही अपने राज्यारोहण की खुशी में। और उसी तरीके से विक्रम संवत 58 BC में चलाया गया था किसी स्थानीय राजा के द्वारा, जो उज्जैन के राजा थे। तो उसी क्रम में गुप्त संवत भी चलाया गया था 319 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे ईस्वी में। अब चंद्रगुप्त से संबंधित यही 3-4 चीजें हम याद रखेंगे। चंद्रगुप्त के बाद आता है इसका पुत्र समुद्रगुप्त, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। पहले हम इसकी डेट देख लेते हैं। 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक ये क्या करता है, शासन करता है। कौन, समुद्रगुप्त। 335 से लेकर 375 ईस्वी तक। अब जो समुद्रगुप्त था, इसको विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार होते थे, वी स्मिथ भी लिखते हैं इसको कई जगह, या विंसेंट स्मिथ इसका पूरा नाम था। इसने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। अब नेपोलियन कौन था, ये एक फ्रांस का राजा था, फ्रांस का शासक था, जिसने लगभग पूरे यूरोप पर अधिकार किया था और एक विश्व विजेता की वो कामना रखता था। तो उसी क्रम में समुद्रगुप्त की उसके साथ तुलना की गई है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने भी लगभग पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। अब विंसेंट स्मिथ ने इसको क्या कहा, भारत का नेपोलियन कहा है। इसी तरीके से अब इसमें ही देखते हैं हम, आर्यवर्त के 9 व दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इसने पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। आर्यवर्त का यहाँ से मतलब है उत्तर भारत के जो राजा थे उनको आर्यवर्त कहा जाता था। तो आर्यवर्त के तो 9 शासक थे, और दक्षिणावर्त का मतलब है दक्षिण भारत के जो राजा थे, 12 शासक इसके द्वारा पराजित किए गए थे। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, नेपोलियन कहा गया भारत का। और इसको कविराज की उपाधि भी दी गई है, यानी कि बहुत अच्छी वीणा बजाता था, और इसको कविराज की उपाधि भी इसी क्रम में दी गई है। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और पॉइंट देखिए, हरिसेन, इसका एक राज दरबारी था जिसका नाम क्या था, हरिसेन इसका एक राज दरबारी था, जिसने इसके लिए एक प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा था। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। इतिहास में अगर हम उठा के देते हैं तो लगभग हर प्रसिद्ध राजा ने अपने अपनी प्रशंसा में कुछ लेख लिखवाए गए हैं। तो इन लेखों को प्रशस्ति बोला जाता है, जो किसी राजा की प्रशंसा में लिखवाए जाते हैं। तो हरिसेन के द्वारा, जो कि इसका राज दरबारी था, उसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा गया था। अगर मूल रूप से देखें तो ये प्रयाग प्रशस्ति लेख कौशाम्बी में स्थित था। और प्रयाग में किसके द्वारा स्थापित करवाया जाता है, ये अकबर के द्वारा स्थापित करवाया जाता है। लेकिन फिर भी हम इसको किसी रूप में याद करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति लेख के रूप में याद करते हैं, जो किसके द्वारा लिखा गया था, हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। और किसकी प्रशस्ति में, किसकी प्रशंसा में, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में इसने लिखा था। तो ये 3-4 पॉइंट हम ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त का। विंसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन बोला है।
हरिसेन इसका राज दरबारी था, जिसने इसके लिए पर्याप्त प्रशस्ति लेख लिखा, जिसमें इसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जीतों का वर्णन किया गया है। और इसने क्या किया था, समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के तो 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था और इसको कविराज की उपाधि मिली हुई थी। अब समुद्रगुप्त के बाद हम आते हैं, इसका जो पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय। यह भी एक इम्पोर्टेंट राजा था गुप्त साम्राज्य का, काफी प्रसिद्ध शासक था, जिसका शासन रहता है 375 से लेकर 415 ईस्वी तक इसका शासन रहता है, किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का। इसके बारे में सबसे पहले पूछा जाता है कि इसने शकों को पराजित किया था। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो शक थे वो मध्य एशिया की एक जनजाति थी जो आक्रमणकार, जिन्होंने आक्रमण किया था। इन्होंने कहां पर आक्रमण किया था, इन्होंने किया था आक्रमण शकों पर आक्रमण किया था इसने, और शकों को पराजित करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों को पराजित करके इसने क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए, शकों को पराजित किया था किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगर हम इतिहास में देखते हैं तो लगभग 14 विक्रमादित्य हमारे इतिहास में बताए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य कौन था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि गुप्त साम्राज्य का कौन सा चंद्रगुप्त था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो कौन सा था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी जारी किए इसने। तो 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे इसके, शकों को पराजित करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के अपनी जीत की खुशी में चलाए। इसके दरबार में 9 रत्न यानी कि 9 रत्न रहते थे, यानी कि 9 अलग अलग अपने क्षेत्रों में जो अच्छे काफी फेमस थे, वो 9 कवि लगा लो या फिर जो भी मतलब जैसे आर्यभट्ट थे, खगोलवेता थे, कालिदास थे वो कवि थे, धन्वंतरी थे। तो इस तरीके से काफी मतलब प्रसिद्ध 9 रत्न इसके दरबार में रहते थे, जिसको हम अगली वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। एक चीनी बौद्ध यात्री था फाहियान। इसके टाइम पर फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था जिसने इसके शासनकाल में आकर भारत की यात्रा की थी। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था, तो कौन सा आया था, फाहियान आया था, जिसने फाको की एक पुस्तक लिखी थी, फाको की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इसने उस टाइम की चीजों का वर्णन किया था, उस टाइम की बातों का वर्णन किया था। तो फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री इसके समय में आता है। फिर एक और होता है मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली का एक लौह स्तंभ कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है जो कि दिल्ली में स्थित है, उसके प्रांगण में, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में जो दिल्ली में स्थित है, वहां पर इसने मेहरौली का लौह स्तंभ स्थापित करवाया था। अब इस लौह स्तंभ की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें आज तक देखो, अब अगर हम लगाते हैं हिसाब, 375 से 415 ईस्वी तक इसका शासन रहता है, तो उस दौरान से लेकर आज तक इसमें क्या है, लोहे में जंग नहीं लगा है। जबकि लोहे को अगर हम खुले में छोड़ देते हैं तो हवा और पानी के संपर्क में आके उसमें जंग लग जाता है। ये इतना फाइन प्रकार का लोहा है जिसमें आप आज तक जंग नहीं लगा है। तो ये एक आश्चर्यजनक बात है हर किसी के लिए कि जो मेहरौली स्थित लौह स्तंभ है वो किसके द्वारा बनाया गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, और इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है इसका पुत्र कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का शासन रहता है 415 से लेकर 455 ईस्वी तक। 415 से लेकर 455 ईस्वी तक कुमारगुप्त का शासन रहता है। कुमारगुप्त के समय में क्या होता है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। कुमारगुप्त ने क्या करवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, जो कि शिक्षा का एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। अगर हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो विश्वविद्यालय में अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो मौर्य शासनकाल के दौरान बनाया गया था, वो क्या था, भारत का पहला विश्वविद्यालय था। और उसके बाद अगर सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय खोला गया था तो कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। जो कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की करवाई गई, तो गुप्त काल में कुमारगुप्त के द्वारा यह स्थापना करवाई गई थी। और बौद्ध धर्म का यह एक विश्वविद्यालय था। अगर हम देखें तो ये राजा वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, जबकि इन्होंने क्या किया, बाकी धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे, तो इन्होंने बाकी धर्मों को भी प्रमोट किया।
इसके टाइम में क्या होता है, पहला आक्रमण होता है किसका, हूणों का। हूण कौन थे ये, हूण मध्य एशिया की ही एक जनजाति थी। तो हूणों का पहला आक्रमण किसके टाइम पर होता है, कुमारगुप्त के समय में हूणों का पहला आक्रमण भारत पर होता है। आगे हम चलते हैं इसके पुत्र जो स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त का शासन था 455 से लेकर 467 ईस्वी तक, 467 ईस्वी तक इसका शासन चलता है। फिर स्कंदगुप्त के बाद जो भी राजा होते हैं वो अयोग्य होते हैं, वो इतना राजकाज को संभाल नहीं पाते और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। स्कंदगुप्त के बारे में हम ध्यान रखेंगे, जो हूणों का पहला आक्रमण कुमारगुप्त के समय में हुआ था, तो सबसे ज्यादा हूणों के आक्रमण किसके समय में हुए थे, स्कंदगुप्त के समय में। ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस। पहला आक्रमण होता है कुमारगुप्त के समय और सबसे ज्यादा आक्रमण किसके समय में होते हैं, स्कंदगुप्त के समय में होते हैं। और हूणों को पराजित भी यही करता है, अंतिम रूप से हूणों को कौन पराजित करता है, स्कंदगुप्त करता है। तो हम स्कंदगुप्त के बारे में सिर्फ ये ध्यान रखेंगे। फिर एक आता है इसका राजा भानुगुप्त। भानुगुप्त के बारे में कई बार क्वेश्चन क्या बनता है कि भानुगुप्त का एक एरन अभिलेख था। भानुगुप्त का एक एरन अभिलेख था, कब का है ये, 510 ईस्वी का अभिलेख माना जाता है। इसमें सबसे पहली बार सती होने का एक लिखित प्रमाण मिला गया है। तो अगर पूछ लिया जाए कि भारत में सती प्रथा कब से चली आ रही है, तो अगर लिखित प्रमाण के आधार पर हम देखते हैं तो सती प्रथा का आरंभ गुप्त काल से ही होता है, जो कि इसका वर्णन कहाँ किया गया है, एरन अभिलेख 510 ईस्वी में भानुगुप्त का अभिलेख था, उसमें इसका वर्णन किया गया है। इसमें इसका एक सेनापति था गोपराज। उसकी युद्ध में जब वो मर जाता है तो उसकी पत्नी उसके साथ ही सती हो जाती है। तो उस गोपराज का और उसकी पत्नी का वर्णन किया गया है इस एरन अभिलेख में, जो कि 510 ईस्वी का है और सती होने की प्रथा को दिखाने वाला पहला लिखित प्रमाण है भारत का। उसके बाद जो भी मैंने बताया शासक आए वो अयोग्य थे, धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। सबसे लास्ट गुप्त साम्राज्य का शासक कौन होता है, विष्णुगुप्त होता है। अंतिम गुप्त साम्राज्य का शासक कौन था, विष्णुगुप्त था, जिसका शासन लगभग 550 ईस्वी तक था। तो 550 ईस्वी तक आते आते गुप्त साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो इस तरीके से लगभग 2 शताब्दियों तक जो शासन चला था, जिसने लगभग पूरे भारत पर अपना राज किया था और काफी इनके टाइम पे काफी उपलब्धियां रही हैं। इसीलिए गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग बोला जाता है। इसका पतन हो जाता है लगभग 6वीं शताब्दी के बीच में आकर, यानी कि मिड में आके 6वीं शताब्दी के 550 ईस्वी के आसपास इस गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, गुप्त साम्राज्य के परिचय के बारे में, साथ में इसके जो भी प्रमुख शासक थे उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने उनको अच्छे से कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां और बाकी जो भी इससे संबंधित एग्जाम के लेवल से संबंधित क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। तो होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ में ही आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।